बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने अपने नावल का लास्ट पार्ट रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आए जल्दी से एपिसोड रीड करें, उसके बाद बातें शातें करेंगे और कमेंट सेशन भी। बालकनी की दीवार पर हाथ रखे इसकी नज़र दूर से बल्कि कमकों की मानद नजर आती रोशनियों पर थी। गहरी सांस लेते हुए इसने शोर मचाते हुए हवा के इस नम झोंकों को फेफड़ों में भरा था। कितनी देर हो गई थी यहाँ खड़े खड़े, इसमें हिम्मत भी नहीं रही थी अंदर जाकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अनहोनी को देखकर हर बार की तरह एक बार फिर हैरान होने की। वो मुजस्समे हैरत था अब तक कि कैसे हुआ, किस तरह हुआ। हालातों वाक़यात का तसलसल वो सोचते हुए बेयकीनी से शुरू हुए इसके ख्यालात बेयकीनी पर ही आकर थम जाते थे। मिलाकर थक कर वो पलट कर दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आया और सामने कमरे का दाखिली दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। निदा को देखकर ठिठक गया, वो भी मुतज्जिब हो गए। भाई क्या करें आप, सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही, बच्चे सो गए? पूछते हुए वो सोफे पर आ बैठा। अहमद सो गया? मोहत्तर बेचैन सी है, बार बार जाग पड़ती है। अभी अम्मी ने सूरतें पढ़कर फूंकी तो दोबारा से सुला कर आई हूँ। मगर आपको क्या हुआ? आपको तो आपको सुकून की नींद सोना चाहिए। वो धीरे से मुस्कुराई थी आखिरी जुमले पर। वो खामोशी रहा। क्या बताता कि इसकी नींद अभी तक सही मानों में गारत हुई है? तुमने अम्मी से बात की? चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने सवाल किया। वो चौंकी। हाँ की थी, मगर अम्मी कह रही है कि इनके लिए मज़ीद यहाँ रुकना मुमकिन नहीं। आप ही सोचें, वो गलत तो नहीं कह रही। अशर अब्बू के लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने अजबर से बात की तो है, मगर शायद ही वो मुझे इतने दिन वहाँ रहने की इजाज़त दे, जबकि पहले मैं हफ्ता भर यहाँ गुजार चुकी हूँ। खैर आप फिक्र मत करें, हमारे जाने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेहरू कम अज़ कम इतनी लाउबाली तो हरगिज़ नहीं है कि घर ना संभाल सके। अच्छी खासी मेच्योर लड़की, मौत तो अभी शौर की इस मंजिल को ही नहीं पहुँची। हाँ, अहमद को इससे मानूस होने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ वक्त लग सकता है, मगर आप संभाल लीजिएगा। निदा ने बड़े रसान से कहा। वो बेबसी से इसका चेहरा देखने लगा। काश कि ये सब वाकई इतना आसान होता जितना कि वो उसे बता रही थी। अच्छा अभी तो आप सो जाएं, सुबह हमारे जाने की वजह से फिर आपको जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है? शब खैर। प्लीज़ टेंशन फ्री होकर सोइएगा, ज़रा सोचिएगा मत। ताकीद करते हुए वो उठ गई थी। वो भी बच्चों को देखने की घर से उठकर इसके साथ बराबर वाले कमरे की तरफ चला है। दरवाजे पर ही रुककर इसने एक नज़र देखा। बेड के दरमियान सुकड़ी सिमटी लेटी, इसका एक हाथ सोए हुए अहमद पर था और इसके बाएं जानिब हमना लेटी थी। हमर वह अहमद को प्यार करने का इरादा मुलतवी करता वापस पलट आया। अच्छा जी, तुम ये क्या कर रही हो मेहरू? तुम ऐसा नहीं कर सकती। तड़प कैसी होती है, कुछ खो देने का खौफ क्या होता है, हर रैसो तशवीश कैसे रंग उड़ाता है, ये वो आज रामिश के चेहरे पर खूबी देख सकती थी, जो इसकी इस अनोखी जिद को सुनते दौड़ा दौड़ा आया था, किसी हारे हुए बौखलाए हुए जवारी की तरह। इंदे नाल तो सही हुई ना, जेड़ा इंदे नाल हुई है ना, कसम सवाद आ गया। मैं ऐसा कर सकती हूँ रामिश, और मैं ऐसा ही करूँगी। अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, अगर मैं अपनी फैमिली बनाना चाह रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? मैं पहले बहुत देर कर चुकी हूँ, मगर अब मेरे पास और वक्त नहीं है ज़ाया करने के लिए। मैं ओवर एज लड़कियों का हम ओवर एज लड़कियों का यही मसला होता है रामिश। हमें फिर इसी किस्म के लूले लंगड़े रिश्तों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि वही पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी की ख्वाहिशमंद होता है, तो कोई बच्चों के लिए और किसी को अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए होती है। अगर मैंने अब भी कुछ नहीं सोचा तो कल को ये चॉइस भी नहीं बचेगी मेरे पास। वो इसकी आंखों में देखते हुए बड़े आराम से अपना मौका बयान कर रही थी। सख्ती से लब बाहम पे बस किए वो कुछ देर तक खामोश रहा, फिर एकदम इसके सामने घुटनों के बल बैठा। इसके कदम बेख्तियार पीछे हटे। मेरे साथ ऐसा मत करो मेहरू, प्लीज़ मत करो। इसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। वो भरी हुई आंखों से देख रही थी। मैंने क्या किया रामिश? वो भी दोजाना होकर इसके सामने बैठ गई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया तुमने किया। इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए इसका लहजा। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया मेहरू, कभी भी नहीं। इसकी धीमी सी बड़बड़ाहट गैर वाज़ेह थी। पता नहीं वो पूछ रहा था, बता रहा था। प्यार किया था रामिश, जो ख़त्म हो गया। इश्क नहीं किया कि खुद फना हो जाओ। हथेलियाँ ज़मीन पर टकाकर उसे देखने लगी। जब तुम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे थे, मैं आई थी तुम्हें तुम्हारा प्यार याद दिलाने, नहीं ना? तुम तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस तमाम अरसे में मुझ पर किस अजाब की तरह उतरता हर दिन, हर रात, हर पल, हर लम्हा मेरी अजियत, मेरी तकलीफ़, मेरी तड़प का। हम में तो अब कुछ भी बराबरी का नहीं है। ज़रा मुझे एक मौका तो दो कि मैं खुद को तुम्हारी बराबरी पर ला सकूं। सच्चा प्यार करते हो ना मुझसे, बोलो दो कि मुझे ये मौका। वो तलख लहजे में पूछ रही थी। इसने जलती निगाहें इसकी सिमत उठाई। मैं भी तुम्हें ठुकरा सकूं, किसी और का हाथ थाम सकूं, फिर जब किसी वजह से हमारी निभ न सके तो खुद पर तलाक याफ्ता का लेबल लगाकर तुम्हारे पास आ जाऊं। कबूल कर लोगे मुझे? आंसू इसके रुखसारों पर बह रहे थे, इसे एहसास तक नहीं था। तो तुम ये चाहती हो? तासुब बेयकीनी दुख की शिद्दत से इसकी आवाज़ पर भारी हो गई। खून होते दिल का लहू आंखों में आ ठहरा था। हाँ ये चाहती हूँ। अगर मुझे वाकई चाहते तो मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। मुझे अपना साथ देने पर मजबूर मत करो रामिश, मैं टूट जाऊंगी। वो रो पड़ी थी। इसके होंठों पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट बिखरी। ठीक है, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। अगर इतना भी ना कर पाए तुम्हारे लिए तो तुफ है मेरी मोहब्बत पर। नहीं आऊँगा तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारी ज़िंदगी में। उठ खड़ा हुआ। जैसे चाहो जियो, मगर मगर खुश रहना, इतना ज़रूर करना मेरे लिए। ज़रा से झुककर इसका भीगा चेहरा तकते हुए इसकी आवाज़ लड़खड़ाई थी। वीरान आंखों में सुर्खी के साथ साथ नमी भी लम्हा भर को दिखाई थी। वो बहुत तेज़ी से मुड़ा था। मेहरू भीगी आंखों से जाता हुआ देखती रही।
फिर मामला बहुत तेज़ी से तय हुआ, इसका उसैद से निकाह हुआ। शादी भी सादगी से यहीं हुई क्योंकि इस दौरान उसैद अपनी जॉब ज्वाइन कर चुका था। ऑफिस की जानिब से मिले गए इस खूबसूरत अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद यूँ जिस घर में आने की ख्वाहिश कभी शासमा को थी, वहाँ पहला कदम महरू ने रखा। उसैद के घर वाले भी यही थे, मगर कल इन्हें भी चले जाना था। महरू अभी तक तो ठीक ही थी, मगर सोच रही थी कि इनके जाने से इसे परेशान होना चाहिए या नहीं। महरू सो गई। निदा की हल्की से आवाज़ पर अपने ख्यालों से बाहर आई। आंखों पर से बाजू हटाकर देखा तो वो हमना को उठा रही थी। क्या करियो निदा, रहने दो ना। वैसे तो कभी कभार ही होता, मगर रात को ही बिस्तर गीला कर देती है, ऐसे ना आज तुम्हें डिस्टर्ब कर दे। निदा ने मुस्कुराकर इसे ज़मीन पर बिछे मैट्रेस पर डाला। कि अहमद को भी आ रहा था? इसने चौंक कर अपने साथ से अहमद को देखा। नहीं, अगर होती तो अम्मी बता देती। खैर अभी तुम सो जाओ, वरना सुबह ही सुबह मोहतर साहबा का अलार्म स्टार्ट हो जाता है और अपने साथ वो घर भर को भी जगा देती है। अब तो मैं इतनी आदी हो गई कि अगर रात में किसी वक्त मोहतर होने लगे तो लगता है कि जैसे सुबह हो गई हो। वो इतने दिनों से इसे संभाल ली थी कि इसे सब पता था। चंद लम्हे इसे देखते रहने के बाद इसने फिर से आंखों पर बाजू रख लिया। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे और इतनी बड़ी जिम्मेदारी बहस खूबी निभाने में सुरखुरु फरमा। आंखों से गर्मा गर्म स्याल निकल कर तकिए में जैसे हुआ, इसने पलकें मौंद ली। वो लोग एयरपोर्ट से वापसी पर रास्ते में थे और अहमद किसी पिछले 10 मिनट से मुस्तकिल रोए जा रहा था। एक तो ट्रैफिक का शोर, हॉर्न्स की आवाज़ें, इस पर मुसलसल बुलंद होती है अहमद की चीखों पुकार। इसकी कल की रात जागते हुए गुजरी थी और अभी भी इस बाइस सर में धमाके हो रहे थे। जलन की वजह से आंखें खुल ही नहीं रही थी। सोई हुई चादर में लिपटी मोहतर को हाथों में लिए सीट की पूछ से सर गए। वो खाली खाली नज़रों से विंडो स्क्रीन के पार देख रही थी। उसे ड्राइविंग करते हुए साथ अहमद को पिचकार भी रहा था। चाचू इसके लिए गिफ्ट्स लेने गए हैं, शाम को वापस आ जाएंगे, दादा भी इनके साथ होंगे, वगैरह वगैरह। अहमद इतना रोज रोज चिड़चिड़ा बच्चा था या फिर ऐसा हो गया था इन 5-6 दिनों में महरू ने एक बार भी इसे फ्रेश मूड में नहीं देखा था। ऐसा करते हैं, हम अहमद को आइसक्रीम खिला देते हैं, ठीक है? एक बड़े से जनरल स्टोर को देखकर उसे आदमी से बहलाने को नया हरबा सूझा और पास बैठी महरू भरपूर तरीके से चौंकी। नहीं, क्या करें आप? इसका सीना इतना जकड़ा और आप इसे आइसक्रीम खिलाने की बात करें? वो फ़ौरन ही कह उठी। उस सैद ने ज़रा हैरान होकर इसे देखा। बज़ाहिर तो बहुत लाताल्लुक सी दिखाई दे रही थी। आइसक्रीम 3 साल अहमद जो अब बातें समझने लगा था, इसे रोने के लिए नया बहाना मिल गया। किसने कहा था इसके सामने आइसक्रीम का नाम लेने को? इससे झंझलाहट हुई। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। वाकई शर्मिंदा हो गया। अब ऐसा करें, किसी शॉप पर रोककर इसे कैंडी वगैरह दिला दें, इसने कहा, मगर अब दूर दूर तक इस सिन्नती इलाके में कोई दुकान दिखाई नहीं दे रही थी। अलबत्ता इसकी बात का इतना असर ज़रूर हुआ कि मुंतज़िर अहमद थोड़ी देर को खामोश हो गया और इस वक्त दाएं जानिब से मुड़ी एक सीधी सड़क को देखकर इसने बेख्तियार उसैद की तरफ देखा। घर ना चले? उसैद ने एक नज़र इस पर डाली, भी बिना कुछ कहे गाड़ी रिवर्स की, क्योंकि इस दौरान वो कुछ आगे निकल आया था। अहमद, पीछे मेरे बैग से मोहतर की दूध की बोतल निकाल दो। मोहतर कसमस आकर मुँह बसोड़ने लगी। इससे पहले कि रो पड़ती, इसने जल्दी से अहमद से कहा, क्योंकि दोनों सीटों के दरमियान खुला में आसानी पीछे जा सकता था। नहीं। अपने नन्हे हाथों को आपस में भेजे रूठे अहमद को गुलाबी गाल फूल कर इसे और भी क्यूट बना रहे थे। वो पैदाइशी गुलगुथना बच्चा किस्म का बच्चा था। प्लीज़ अहमद, मोहतर का प्यारा भाई नहीं, देखो ना बहन रो रही है। मोहतर का एहतजाज जब बुलंद हो रहा था, वो घबरा कर इसे शाने से लगाकर थपकने लगी। अहमद जाओ, दूध की बोतल ले। मोहतर को भूख लगी है। उसैद ने कहा तो वो पीछे किया था, मगर ये महरू की काम ख्याली थी कि फीडर से मोहतर चुप हो सकती है। इसके साथ कोई और मसला था, वो दूध नहीं पी रही थी। अब इसके रोने में एक तरह की नाराज़गी सी दर आई। घर पहुंचने तक इसका रोना जारी रहा और महरू से संभाल कर पागल होगी। घर में दाखिल होते अम्मी जो सामने खड़ी थी, इनकी इस तूफानी एंट्री पर कुछ हैरान रह गई। महरू बजाय इसके गले लगने की रोती मोहतर को इनके हाथों में देखकर ढाल सी कुर्सी पर गिर गई। सारा रास्ता रोती रही है, दूध भी नहीं पी रही, पता नहीं क्या मसला है। वो खुद भी हंसी होकर बताते हुए, बस बस मेरा बच्चा, देखो तो क्या हाल बना दिया इस मासूम का, रुला रुला के। मोहतर की गुलाबी रंगत अनाबी होगी। इन्होंने बहुत नरमी से इसे अपने साथ भेजा और वह जिस तरह पल भर को खामोश हुई, महरू ने सर उठाकर हैरानी से देखा। दूध क्यों नहीं पी रही? अब वो इसे हाथों में झल्ला रही थी। इसके रोने में कदरे कमी आ गई थी। वाकया हुई थी या शायद वो थक गई थी, मुझे क्या पता। बेजारी से जवाब देते हुए इसने जलती पेशानी मसली। महरू। अम्मी की पुकार में जो तनबीह थी, इसने उलझ कर इन्हें देखा। वो गालबन कुछ कहना चाहती थी, मगर तभी अहमद की उंगली पकड़े उसैद अंदर दाखिल हुआ। वो इसके इस्तकबाल को आगे बढ़ी। अरे ये तो चुप हो गई। उसैद ने भी इसे देखकर हैरत का इजहार किया। हाँ, मेरे हाथ में कांटे थे। इसकी बड़बड़ाहट बुलंद थी। अम्मी ने घूर कर देखा। वो ना समझी कि आलम इसे देखते हुए सामने के सोफे पर विराजमान हुआ। ये दूध कब बनाया? अम्मी बोतल हाथ में लिए पूछ रही थी। घर से निकलते हुए, इसने बताया। और घर से कब निकले थे? इनके तेवर ख़राब हुए यही कोई 3-4 घंटे पहले। इसे सवाल की वजह समझ नहीं। और तुम ये दूध इसे अब पिलाना चाह रही हो? अम्मी की आवाज़ बुलंद हुई। क्या मतलब अम्मी, अब पिलाना चाह रही हूँ? रास्ते में तो नहीं बना सकती थी ना, इसलिए तो घर से निकलते हुए बनाया था। वह रूठेपन से बोली। उसैद खामोशी से देख रहा था। उठो और अब ताज़ा दूध बनाओ इसके लिए। इन्होंने गुस्से से कहा। वो परेशान होगी, मगर मैं इसके दूध का डब्बा साथ नहीं लाई। हद कर दी महरू, तुमने तो हद ही कर दी। इनका बस नहीं चल रहा था, इसे कच्चा चबा जाए। महरू उठ कर इसके करीब आई। अब ऐसा करें, यहीं से सरमत को से मंगवा लें, ये शाम तक भूखी तो नहीं रह सकती। मोहतर को लेते हुए इसने धीरे से कहा। वो इसे घूर कर रहेगी। इसे ड्यूटी की तरह मत निभाओ महरू। तुम इन बच्चों की आया बनकर नहीं गई हो, माँ बनकर गई हो। माँ बनकर दिखाओ। रात के खाने के बाद जब उसैद और अब्बू ड्राइंग रूम में बातों में मसरूफ थे, वो और अम्मी और
समिया के साथ अपने कमरे में अम्मी ने इंतहाई संजीदगी से इससे कहा। बेड पर नीम दराज मोहतर को थपकते हुए इसके हाथ में। अब क्या कर दिया मैंने? वो न जाने क्यों ज़दोरंज हो रही थी। अब भी कहते हुए आंखें चलक उठी। क्या बात है मेहरू, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ तुम इन बच्चों को संभालते और अभी से रोने लगी? समिया ने इसके आंसू देखकर हैरत से कहा। मैं रो नहीं रही हूँ। सीधे होकर बैठते हुए इसने आंखों के कोनों को पोरों से मसला। फिर ये किस तरह की शक्ल बनाई हुई थी? आज पूरा दिन उसैद ने भी नोट किया होगा। क्या सोचता होगा वो? अम्मी के लहजे में तशवीश भी थी और नाराज़गी भी। वो कुछ नहीं सोचता, ये सिर्फ आपके ख्यालात हैं। वो सिर्फ इतना ही कह सकी। मैंने तुमसे पहले कह दिया था मेहरू, बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सर ले रही हूँ। खुदा के लिए से पूरी दयानतदारी से निभाने की कोशिश करना, ठीक है? तुमने अब तक ज़िंदगी बहुत बेफिक्री से गुजारी है, मगर तुम बच्ची नहीं हो 30 की होने को। इस उम्र में मैं 3 बच्चों की माँ थी। अम्मी इसकी कैफियत देखकर परेशान होगी। तो मैं क्या करूँ? मैंने नहीं संभाले कभी बच्चे, थोड़ी मुश्किल हो रही है तो क्या करूँ? आज एक दिन में इसे अंदाज़ा हो गया कि अपनी आइंदा मुश्किलात का। ये कोई वजह नहीं है मेहरू, हर औरत जब पहली बार माँ बनती है तो कमोबेश इन्हीं मसलों से गुजरती है। कोई भी लड़की बच्चे पालने पोसने की ट्रेनिंग लेकर नहीं आती ससुराल। सीखना पड़ता है, जान लगानी पड़ती है। और तुम ज़रा अपनी बेजारी का आलम तो देखो, एक दिन में ये हाल है। वो फिर से डांटने लगी। इसका सर झुक गया। क्या कहती? जोश में आकर इसने जो पहाड़ सा बार अपने शानों पर लिया था, इससे भी से इसके हिसाब शल होने लगे थे। पाल पोस तो कोई भी कर सकता है मेहरू। ममता की खुशबू, इसकी हरारत एक अलग चीज़ होती है। बच्चों को ममता की ज़रूरत है। माँ बनने के लिए जन्म देना ज़रूरी नहीं है मेरी बेटी, समझो इस बात को। तुम इस तरह माथे पर सौ बल्ली दिली और बेजारी से सिर्फ जान छुड़ाने के लिए काम करोगे तो बच्चे भी कभी तुम्हें माँ नहीं कह पाएंगे। खुद पे से सौतेली का टैग हटाने के लिए तुम्हें सगी माँ से बढ़कर दिखाना होगा। वो अब नरमी से समझाने लगी और इसकी नज़रें पलके मोदे मुअत्तर के मासूम से नकूश पर भटक रही थी। मैं ये कैसे करूँगी? कैसे? सोचती कि इससे आगे बढ़ ही नहीं रही थी। जानती हो, जब मैंने भाभी से बात की तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा शायद तो पहले शादी के लिए मान ही नहीं रहा था, इस शर्त पर राजी हुआ कि लड़की मुतल्लका या बेवा हो। कोई बच्चा साथ हो तो भी कोई मजायका नहीं। वो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार है। वो खुद माँ होगी तभी तो उसके बच्चों को अपना समझेगी। भाभी के मुताबिक जवान और कवारी लड़कियाँ तो अपनी हवाओं में उड़ती फिरती हैं। इन्हें भला क्या पता बच्चे कैसे पाले जाते हैं। और उस शायद को अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए, अपने लिए बीवी नहीं। इन्होंने ये कहा था आपसे? वो बेयकीन थी। आपने मुझे इस वक्त क्यों नहीं बताया? बताती तो क्या तुम अपनी बात से पीछे हट जाती? इन्होंने तंजिया लहजे में दरियाफ्त करते हुए से नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया। ये मामी तो शुरू से ही ऐसी हैं, समिया बड़बड़ाई। तो ये लोग भी कितने दोगले होते हैं ना। तो बाह, लोग भी कितने दोगले होते हैं। आम हालात में तो मामी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी अपने इस बेटे के लिए कवारी लड़की का रिश्ता, जो 2 बच्चों का बाबी अब खुद से मिलने लगा तो बातें शुरू कर दी। इनका भी क्या कसूर? सोच रही होंगी कि हम अपने सर से बोझ उतारना चाह रहे हैं। पहले कवारे लड़के के लिए इनकार कर दिया, अब 2 बच्चों के बाप के लिए अपने मुंह से कह रहे हैं। रामिश के रिश्ते का तो बता ही नहीं सकती थी। जाने वो क्या सोचती और क्या बोलती, किसी की जुबान भी कोई रोक सकता भला? इनके लहजे में तलखी आसमाई। तो अब मुझे ताने क्यों दे रही हैं? उस तो आपका लाडला भतीजा ना, आपको तो खुश होना चाहिए। इसे बुरी लगी इनकी बात। जब मेरी ख्वाहिश थी तब तो तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, उसैद मुझे बहुत प्यारा है और इसीलिए अब मैं इस रिश्ते के हक़ में बिल्कुल नहीं थी। तुम मेरी बेटियों मेहरू और तुम्हारी माँ होने के नाते मैं अच्छी तरह ये जानती हूँ कि तुम्हें वो काबिलियत व अहलियत ही नहीं है इसका घर, इसके बच्चे, इसकी ज़िंदगी संवारने की। इतना बड़ा दिल चाहिए होता है पराई औलाद को सीने से लगाने के लिए। एसार, मोहब्बत, बर्दाश्त, इनमें से कोई एक चीज़ भी तुम्हारे पास होती तो मैं कोई खुशगमानी पाल लेती। मगर तुम्हारे तेवर तो अभी से दिखाई दे रहे। अम्मी ने बड़े सख्त अल्फाज में से आईना दिखाया। इसका भरभराता दिल मजीद बिखर गया। आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से खुटकने लगी थी मैं आप लोगों की नज़रों में, बोझ बन गई थी। वरना क्या था, नहीं हो रही थी शादी, ना होती। बहुत सी लड़कियां शादी के बगैर ही ज़िंदगी गुजार लेती, मैं भी गुजार लेती। क्यों मुझ पर रामेश से शादी के लिए दबाव डाला? क्यों मेरी अच्छी भली ज़िंदगी को इस बखेड़े में उलझाया? वो दिल में सख्त शिकवा के ना थी। मम्मा, अहमद दरवाजे में खड़ा था। वो तीनों चौंकी। सबके समझाने पर वैसे मामा तो कहने लगा था, मगर इसके हकीकी मायनों में नाबलद अहमद नन्हे अहमद के अंदाज में इसके लिए गुरेज और झिझक बरकरार थी। अरे मेरा प्रिंस, यहाँ तो आओ मेरे पास। समिया ने इसे देखते हुए बड़े पुरजोश अंदाज में अपने पास बुलाया, मगर वो आने की वजह शर्मा कर वापस भाग गया। देखो तो आज पूरा दिन गोद में लिए घूमती रही हूँ, फिर भी लिफ्ट नहीं करवा रहा। वो एक गहरी सांस लेकर इनसे मुखातिब हुई। मुझे लगता है ये कुछ कहने आया था, जाकर देखो समिया। चेहरे पर हाथ फेरते हुए इसने बैठ कर उनसे टेक लगाई। मैं देखती हूँ, तुम भी उठो, 9 बजने, शायद उसे ऐसा आने के कह रहा हो। उठते हुए अम्मी ने ताकीद की। इसने सर हिलाया। पता है मेहरू, मैंने तो सिर्फ एक बहनोई का सोचा था, खबर भी नहीं थी 2 अदद प्यारे प्यारे भांजा भांजी मिल जाएंगे। मोहतर के गाल पर प्यार करते हुए समिया शरारत से बोली। वो बेतासर नजरों से उसे देखती रही। सच सच बताना, कैसा लग रहा है एकदम से 2 बच्चों की मम्मा बनना? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। बहुत अच्छा, वो संजीदगी से कहते हुए थी। जब भी आज सारा दिन शक्ल पर 12 बज रहे। इसने भी ये ताना मारा तो इसके तासुरात बहुत तेजी से बिगड़े थे। मैं रोज़ तो ऐसी नहीं होती, आज तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी चिड़चिड़ी होगी तो क्या हो गया? बरहमनी से कहते हुए इसने काफ़ी झटके से मोहतर को इस छोटे से कंबलनुमा बिस्तर समेत उठाया। वो डिस्टर्ब होकर थोड़ा हिली तो इसकी रंगत सर्द हो गई। इसके दोबारा चीख उठने के डर से बेख्तियारी खुद को कोसते हुए इसने बहुत नरमी से सीने से लगा लिया। समिया हंसने लगी थी इसकी हालत देखकर। तुम तो चुप करो, इसे गुस्सा आ गया। अच्छा, नहीं हंसती। इसने बमुश्किल हंसी को ब्रेक लगाया। ये बताओ, सैद भाई का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? जैसा होना चाहिए, इसने गोलमोल सा जवाब दिया। क्या मतलब जैसा होना चाहिए? इसे समझ नहीं आई। इतने दिन तो इनके घर वाले थे, ज़रा बात नहीं हो पाती थी, और अब पता नहीं। इसने कहते कहते तौक़ुफ़ किया।
मुझे अंदाज़ा नहीं, मगर अम्मी की बात तो सुन ही ली तुमने। इन्हें अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए थी, अपने लिए बीवी नहीं। इसका लहजा कुछ तलख हो चला था, वो अपनी बात मुकम्मल करके रुकी नहीं। पीछे समिया कुछ उलझी सी खड़ी रह गई। अच्छा जी, हुण अपना आए सिड्डा लाई बेचारे नूं, मैं सोचने ते मजबूर कर दी कि मैं दूजा ब्याह किया ही क्यों। आपको कल ऑफिस नहीं जाना? इसे अंदाज़ा नहीं हो सका कि कितनी देर हो गई थी टीवी के सामने बैठे बैठे, बल्कि वो टीवी देख भी नहीं रहा था। मुंतशिर ख्यालात जहन में उधम मचाए से खुद में ही उलझाए हुए थे। महरू की आवाज़ आई तो वह चौंक कर इसकी जानी मतवजा हुआ। वो भी जाग रही थी। इसे हैरानी हुई, और फिर इसका ये सवाल, नहीं जाना तो है, इसने कुछ ना समझ कर जवाब दिया। तो फिर आप सोते क्यों नहीं? टाइम देखिए क्या हो रहा है। वो टाइम की तरफ इसकी त्वचा दिला रही थी। इसका ये पूरे एतमाद लहजा उस सैद को चंद लम्हों के लिए खामोशी करवा गया। फिर इसे ख्याल है कि वो तो हमेशा से ऐसी है। बस मैं उठ ही रहा था। रिमोट उठाकर इसने वॉल्यूम कम किया। अहमद की वजह से टीवी वो 2 दिन पहले ही घर लाया था। तुम क्यों अब तक जाग रही हो? इसने एक निगाह इसके सरापे पर डाली। नेवी ब्लू लॉन के प्रिंटेड सूट में इसकी सुनहरी रंगत में घुली शफक मज़ीद गहरी हो गई। रेशमी चोटी से निकलती स्याह लटक गर्दन और चेहरे को घेरे हुए थी। गुलाबी आंखों में तैरते गुलाबी डोरे इसकी बेख्वाबी की दास्तान सुना रहे थे। इसे एक नज़र में इसका सरापा असबर हो गया। अब इसकी नज़र टीवी स्क्रीन पर थी, जिस पे कोई सियासी टॉक शो रिपीट में चलाया जा रहा था। मैं जाग नहीं रही थी, जागी हूँ अभी मौतर की आवाज़ पर। इसका डायपर चेंज करने के लिए एक हाथ कमर पर रखे, दूसरे हाथ से जमाई रोकते हुए बता रही थी। डायपर से याद है, इसके डायपर्स ख़त्म हो गए, कल लेते आइएगा। और अब उठ भी जाएँ, 1:30 बज रहा है। वो दोबारा से एक तरह की हदायत देती वापस पलट गई। इसने एक गहरा सांस लेकर सोफे की पुश से टेक लगाई। कैसा लगता है ताबीरों से दूर किसी भोले बशर ख्वाब की मुजस्सम हकीकत देखना। दिल के नहा खाना में वक्त के गिरते तले दबी एक किसी अनकही अवलीन आरजू का फिर से बेदार होना, जैसे कोई दरख्त जो बज़ाहिर तो कट गिरे, मगर जिसकी जड़ें ज़मीन की गहराइयों में दूर दूर तक फैली हों। वो अब इसकी पहली चाह थी, पहला दर्द और पहली हसरत। अब इसे देख रहा था तो हैरत हो रही थी कि इसके बगैर वो इतना अरसा जीता कैसे रहा। खुद ही अपनी ज़िंदगी से दूर करने के बाद वो खुद ही सारे फासले समेट कर इस तक आई थी, और बेयकीनी से हैरान होकर इसे यूँ देखता था जैसे कोई नाबीना आंखें मिलने के बाद पहली बार दुनिया को देखता है। इसकी ज़िंदगी हादसों से भरी पड़ी थी, मगर अब ये जो हुआ था इसे लग रहा था शायद इस दुनिया में किसी और के साथ हुआ। कल रात मौतर ने इसे मुतअद्दिद बार जगाया, और 4 बजे के करीब जो जाकर रोना शुरू हुई तो इसे लेकर टहलते टहलते महरू की टांगें शल होगी। जाने से क्या तकलीफ थी वो मासूम बता भी नहीं सकती थी। मारे बेबसी के इसे भी रोना आने लगा। इसे ज़रा भी तो अंदाज़ा नहीं था कितना अरसा हो गया था अपने घर में, ख़ानदान में, आस पड़ोस में इसने किसी बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया था। और अब जब अचानक ही सर पर आ पड़ी तो इसके औसान खता हुए जा रहे थे। इसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। कभी वो कान का दर्द की वजह समझ कर इसके कान में दवाई डालती, कभी बैठ पीठ मालिश करती, कभी शाने पर डालती, तो कभी बाजू में चलाने लगती। फजर की आवाज़ आने होने तक मौत ने इसे नचा डाला। इस वक्त इसे बिल्कुल नहीं पता था कि अक्सर बच्चों के साथ ये मसला होता है, एक मखसूस वक्त पर रोना, एक मखसूस वक्त तक रोना। और आने वाली कई रातों में इसकी नींद इसी तरह हराम होने वाली है। जब वो शायद नमाज के लिए जागा तब तक वो इसके शाने से लगी सोच चुकी थी। वो इसकी हालत देखकर हैरान रह गई। इसकी नींद गहरी थी, इसे पता भी नहीं चल सका रात भर महरू पर गुजरने वाली मुश्किल का। इस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि वह नमाज़ पढ़े बगैर ही बिस्तर पर ढेर हो गई थी। और जब इसकी आंख खुली तो दबेस पर्दों से छिन कर आती रोशनी से एक भरपूर दिन के चढ़ाने का पता दे रही थी। और अहमद बेड के पास ही खड़ा इसके रुखसार थपक रहा था और बेख्तियार एक झटके से उठ बैठी। एक नज़र मोतर के झूले पर डाली। रात भर जागते रहने के बाद बड़े आराम से महवे ख्वाब थी। चलो साढ़े काकी वाला साहब, सारी रात जागो तो सारे नाल जगाओ, तो अगले दिन सारा दिन ठाठ ना सोवो। पापा कहाँ है? अहमद का चेहरा छूकर पूछते हुए बेड से उतर आई। इसने कुछ कहने की बजाय उंगली से बाहर की सिमत इशारे किया। वो समझी तो नहीं, मगर उजलत में मुल्हिका वॉशरूम की तरफ बढ़ आई। मुँह हाथ धोने के बाद जब वो बाहर आई तो सैद को किचन में देखकर इसे ढेरों ढेर शर्मिंदगी ने आके रहा। आई एम सॉरी, मुझे अलार्म लगाकर सोना चाहिए था। पता नहीं कैसे मुझे इतनी गहरी नींद आ गई, वो खिफ़्फ़त ज़दा लहजे में कह रही थी। तुम्हें नींद गहरी आनी थी महरू, क्योंकि तुम पूरी रात जागती रहो, बल्कि मेरे ख्याल में तुम्हें अभी उठना भी नहीं चाहिए था। इसकी सूजी आंख और सते हुए चेहरे को देखते हुए नरमी से बोला। वो चाय बना चुका था, नाश्ता भी टेबल पर लगा लिया था। ये देखकर इसकी शर्मिंदगी शदीद होने लगी। मैंने आपको ऑफिस से लेट करवा दिया। इसकी आंखों में जाने की नमी उतर आई। तुम्हारी वजह से नहीं महरू, मेरी खुद भी आंख देर से खुली थी। वो इसके करीब है, जाकर सोचो, खुद पर इतना बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसने तो बड़े मुलायमत भरे अंदाज में कहा, मगर महरू एकदम से ठनक कर इसे देखने लगी। बोझ? कैसे भी लग रहा है कि मैं ये जिम्मेदारी एक बोझ की तरह ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ? उसकी आंखों में देख रहा था। कुछ नहीं, इसने खुद को संभाला। मैं अभी नहीं सोऊंगी, मुझे नींद नहीं आएगी। आप बैठकर नाश्ता कीजिए, मैं अहमद को ले आती हूँ। वो मजीद से कुछ कहने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गई। चलो, एक तो ख्याल कर कि बीबी जाकर सो जा, सोते हाले भी ना जनाब नू ना सीधे नहीं हो रहे। लाउंज में आई तो अहमद को टीवी के सामने खड़े रिमोट से छेड़छाड़ करते हुए पाया। अहमद जानू, इतनी सुबह सुबह टीवी नहीं देखते, प्यार से कहते हुए इसने रिमोट इसके हाथ से लेकर छुपकर इसे बाजू में उठा लिया। मचल कर चीख उठा, अभी टॉम एंड जेरी आएगा। टॉम एंड जेरी अभी नहीं आएंगे, अहमद नाश्ता करेगा तब आएंगे। अच्छा बताओ क्या बनाओ? ऑमलेट बनाओ अहमद के लिए? वो इसे गोद में लिए बहलाते फुसलाते किचन में ले आए। चाय की चुस्कियाँ लेते इसने चौंक कर इसे देखा। यहाँ बैठो पापा के पास, मैं अभी तुम्हारे लिए येलो येलो सा ऑमलेट बनाती हूँ, ठीक है? महरू ने इसे सैद की बराबर वाली कुर्सी पर बिठाया तो फ़ौरन ही उतर कर सैद की गोद में चढ़ गया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं भूल गई थी कि आपकी असली जगह तो ये, हंसकर कहते हुए कुकिंग रेंज की तरफ आई। अभी इसका मूड फिर से ख़राब होने वाला था आपके जाने से।
नहीं, मुझे लगता है आज ऐसा नहीं होगा। क्यों? इसने हैरान होकर पूछा। तुम संभाल लोगी। उसैद का अंदाज जितना पूरी यकीन था फ्राइंग पैन में अंडा तोड़ते हुए इसकी हिस्से पल भर को जम सी गई। अच्छा? इसके चेहरे पर बड़ी बेजान सी मुस्कुराहट बिखरी थी जिसे वो देख नहीं पाया। जिस वक्त इसने ऑमलेट प्लेट में डाला, इस वक्त मोहत्तर ने रो रो कर अपने जागने का ऐलान कर दिया। वो जल्दी से पानी उबालने को रखकर बेडरूम की तरफ आई। मुठियाँ भेंचे मोहत्तर रो रो कर सुरख पड़ चुकी थी। बस जो बच्चे रोंदे ना तो ऐसे हत्था पैरा दी पाते ना कि लग पता जाता अगलिया नूं। ओह कितना रोता है मेरा बच्चा। इसे उठाने के बाद इसे एहसास हुआ कि खुद को गंदा कर चुकी थी और शायद इस वजह से इसकी नींद टूटी थी। इसे साफ करके जब वो इसे कपड़े पहना रही थी कि अहमद के रोने की आवाज़ आई। वो समझ के उसैद जा रहा है। मोहत्तर को उठाकर वो तेरी से बाहर को लपकी। सुनिए। उसैद ने ठिठक कर एक नज़र हैरान सी नज़र इस पर डाली। कुछ हाँफती हुई चेहरे पर बेचैनी और इस तरह कैफियत लिए वो हाल से बेहाल दिखाई दे रही थी। इसकी मतवजा आने पर सिर्फ इसका चेहरा देखी गई। डायपर्स लाने हैं ना, मुझे याद है। वो समझा वो इसे याद दहानी करवाने। नहीं, इसने कुछ कहना चाहा मगर फिर जाने के सोच के एकलख चुप हो गए। कुछ और कहना है मेरू? मोहत्तर को लेकर प्यार करते हुए इसने दोबारा इसे पकड़ाया। नहीं कुछ नहीं, इसने नफ़ी में सर लाया। ठीक है मैं चलता हूँ, तुम नाश्ता कर लेना। वो देख रहा था इसे अभी तक नाश्ता करने का मौका नहीं मिला। इसके जाने के बाद इसने रोते हुए अहमद को कार्टून में उलझाया और मोहत्तर का फीडा बनाकर इसे पिलाते कदरे इत्मीनान से बैठते हुए इसने सेलफोन उठाया। हेलो समिया, मुझे मैगज़ीन चाहिए। वो उसकी आवाज़ सुनते मतलब की बात पर आई। हैं? कैसे मैगज़ीन्स? इसने हैरान होकर दरियाफ्त किया। बच्चों की निगहदाश्त की, इनकी परवरिश, इनकी तबीयत से मुतल्लिक जो भी मैगज़ीन जैसा भी मवाद तुम्हें मिलता है मुझे ला दो। इसने बताया। फिर सिर्फ परवरिश और तरबियत क्यों? इनके आने की तैयारी का भी तो तुम्हें पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल ये भी तुम्हारे काम आने वाला है। वो इसकी बात सुनकर शरारत से बोली। शट अप समिया। इसे गुस्सा आ गया। दूसरी तरफ इनकी हंसी बेकाबू हो रही थी। ज़ुबानी कलामी हमदर्दी करना बहुत आसान और अमली तौर पर से निभाना बहुत मुश्किल। इस बात का एहसास महरू कब हुआ था? जब शाज़मा की डेथ हुई थी। तब कितने दिन वो अहमद और मोहत्तर का सोच सोच कर रोती रही, परेशान होती रही। कितनी दुआएं मांगी थी इसने इन दोनों बच्चों के लिए। इसका बस नहीं चलता था तब तक वो इन दोनों को अपने परों में समेट ले। अब तक इन तक कोई सर्दो गर्म ना पहुंचने दे। और अब जब वो इसकी पनाहों में आ गए थे तो इसे लग रहा था कि दुनिया का सबसे कठिन काम किसी बिन माँ के बच्चों को हकीकी माँ बनना है। वो दिन रात का फ़र्क भूल गई थी। कभी जो ज़िंदगी पर छाया जमूद से तंग आकर वो दिन में कई बार एक ही तारीख देकर बेजार होती थी। अभी से कैलेंडर देखना तो दूर ये तक पता नहीं होता था कि आज दिन कौन सा। सुबह से लेकर शाम तक कोई एक लम्हा भी ऐसा ना होता जो इसे आराम से बैठ कर कुछ सोचने का मौका देता। कभी मोहत्तर की फिक्र में हल्कान होती तो कभी अहमद के चौचले पूरे करती। चौंचले पूरे करती। मोहत्तर तो बहुत छोटी थी, इसकी परेशानी और तरह की थी, मगर अहमद के ज़िद्दी पन्ने से बहुत जिद किया था। वो बहुत मूडी बच्चा था, कब किस तरह रिएक्ट कर जाता इससे कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाता था। इस दिन भी यही हुआ। इसका पेट ख़राब था मगर वो मुसलसल नूडल्स खाने की ज़िद कर रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी गुस्से में जब महरू ने इसके सामने खिचड़ी की प्लेट रखी तो इसने उठाकर ज़मीन पर दे मारी। इसे एक ज़ोरदार झापड़ रसीद करने की ख्वाहिश पर मुश्किल काबू पाते हुए सिर्फ बेबसी से देखती रही। इसकी हर बदतमीज़ी बदलिहाजी पर हाथ उठाना तो दूर की बात थी, वो कोई सख्त जुमला कोई तनबीह तक करने से गुरेज करती कि कहीं उसे आदि ना समझ ले कि बरू आई थी सो तेली माओ जैसे सलूक करने पर उतर आई है। अहमद क्या बदतमीज़ी है, क्या हरकत है। इतवार की तातील होने के बायस उसैद घर पर ही था और इसने ये देखते जितने सख्त अंदाज में डांटा वो रो पड़ा। प्लीज़ उसैद कुछ मत कह, मैं इसके लिए नूडल्स बना ही देती हूँ। हलक में अटकने वाले फंदे को निकलती इसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। कोई ज़रूरत नहीं, इसकी हर जिद इस तरह से पूरी करोगे तो इसकी आदत पुख्ता हो जाएगी। उसैद ने संजीदगी से फ़ौरन मना कर दिया। इसने एक नज़र अहमद पर डाली। मुट्ठियों से आंखों को मसलते इसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। इसे तासुब ने आगे बेख्तियार सी होकर उसे अपने करीब कर गई। अहमद मेरी जान, ऐसा नहीं करते ना। इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए इसकी पेशानी चूम गई। इसे खुद भी समझ नहीं आता था। एक ही पल में इसकी बदतमीज़ी पर सुलगती और अगले पल इसके आंसू देखकर तड़प जाती। ऐसा मत किया करो महरू। कभी कभी बच्चों को एहसास दिलाना ज़रूरी होता है कि इनकी हर बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो बगौर से देखते हुए बोला। तो ठीक है फिर आप मत डांटा कीजिए, मैं डांट लिया करूँगी। वो धीरे से बोली। तुम कब डांटती हो? इसने जिस अंदाज में पूछा था वो चुप सी रह गई। अहमद को छोड़ते हुए इसने फर्श पर बिखरी खिचड़ी को देखा। अभी इसे साफ करने का मरला देश पेश था। थोड़ी देर में मोहत्तर जाग जाती तो इसके लिए मुश्किल हो जाती। आप ध्यान रखिए ये नीचे ना उतरे, मैं ये जगह वॉश कर देती हूँ। उसैद को ताकीद करती हूँ। बचती बचाती किचन की सिमत आने लगी। तभी जाने कैसे फिसलन वाली जगह पर इसका पैर पड़ा और अगली पर्वत धड़ाम से पीठ के बल गिरी थी। महरू! उसैद बेख्तियार चिल्ला उठा। पीठ से उठती दर्द की लहर पूरे बदन में सरायत करके इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। महरू तुम ठीक हो? इसके करीब आकर घबराए हुए लहजे में पूछ रहा था। दर्द बर्दाश्त करने की कोशिशों में लपका हटती हुई उठने लगी। नहीं रुको। इसके चेहरे पर अजियत रकम थी। उसैद ने जल्दी से इसे बाजू को सहारा दिया। सोफे पर बिठाते हुए इसके पीठ के पीछे कुशन रखे। अहमद पास बैठा सहमा हुआ इसे देख रहा था। महरू! वो परेशान था इसके करीब बैठा। मैं ठीक हूँ। इसके हलक से बमुश्किल आवाज़ निकली। दर्द अगरचे शदीद था मगर इस हरकत करने में कुछ दुश्वारी नहीं थी। ऐसा करो थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। वो इसकी कैफियत देख रहा था। देखो तुम्हारी वजह से मम्मा के साथ क्या हुआ। वो अहमद से मुखातिब हुआ। नहीं प्लीज़ इसे और मत डांटे, मुझे कुछ नहीं हुआ। महरू ने अहमद के चेहरे पर बिखरा हरास देखकर दबे लफ्ज़ों में इसे टोका। तुम काफ़ी ज़ोर से गिरी, दर्द शदीद होगा। पेन किलर ले लो या फिर डॉक्टर के पास चले। नहीं मैं पेन किलर ले लूँगी, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सन्नफ़ी में सर लाया। चंद लम्हे से देखता रहा फिर उठ खड़ा हुआ। मैं ले आता हूँ। इस तरफ से जाने की बजाय सोफ़े की सिम से घूमकर बेडरूम की तरफ किया। इसने नीम दराज होना चाहा तो धीमे
होते दर्द ने अंगड़ाई ली और तड़प कर रहेगी, या अल्लाह ये किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। दिल की गहराइयों से बेख्तियारी शिकवा निकला, मगर जो ही इसने अपनी सोच पर ज़रा गौर किया, बेबसी और शर्मिंदगी से घुटनों पर सर रखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मम्मा शौली। इसे इस तरह रोते देखकर अहमद भी रुहांसा हो गया। इसने चौंक कर सर उठाया, अपने हाथों को मसलते हुए रोनी सूरत लिए से ही देख रहा था। आंसू पहुँचते हुए बदिक्कत मुस्कुराई, फिर हाथ बढ़ाकर डरे हुए अहमद को अपने करीब कर लिया। नहीं जान, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके हाथों को चूमते हुए मेहरू ने इसका डर खत्म करना चाहते हुए इसके आंसू अपने छोटे छोटे हाथों से साफ करता दोबारा इससे लिपट गया और पीछे से आता उस ये मंजर देखता रह गया। सम्या का रिश्ता सरमत के साथ तय पा गया था। मंगनी में इसने कई दिन पहले से आने के लिए कहा था, मगर मेहरू ने मना कर दिया। इसके बावजूद कि इसके लिए दोहरी खुशी का मौका था, बच्चों का कोई मसला नहीं था, मगर उसैद को परेशानी होती। उसैद के कहने पर वो सिर्फ मंगनी वाले दिन इसके साथ गई थी और पूरा दिन समय को मनाने की कोशिश में गुजारते वो रात को वापस आते से फिर से नाराज़ कर गई। रात को अहमद को सुलाने के बाद मौतर को लिए बालकनी में आई तो उसैद को पहले से वहाँ मौजूद पाया। इसकी आहट पर उसैद ने मुड़कर देखा। मकेश के नफीस काम से मज़यन ऑफ वाइट लिबास में इसकी सजद अभी तक माननी पड़ी थी। बालों में कई कई मोती की कलियां अटकी थी। बाएं बाजू में मौतर को उठाए वैसे चूड़ियों वाले हाथ से थपक रही थी और इसकी खनक पर उसैद में तवज्जो हुआ। ये अभी तक सोई नहीं? इसके चेहरे से बमुश्किल नज़र चुराते हुए इसने मौतर को देखा। गुलाबी फ्रॉक में घुंघराले बालों वाली गपलू सी मौतर चंद महीनों में बहुत सेहतमंद हो गई थी। मेहरू के शाने पर सर रखे मुंह में अंगूठा डाले इसकी छोटी छोटी आंखों में काफ़ी इस्तगराक का आलम था। आपकी बेटी है, कोई वजह हो ना हो, जागना ज़रूर है। वो इस पर चोट करती पास की कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसैद के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। दीवार से टेक लगाते हुए इसने सीने पर बाजू बांध कर इसे देखा। वैसे आज ये पूरा दिन सोती रही है, फंक्शन की वजह से मैंने भी नहीं जगाया, वरना मैं इससे दिन में इतना सोने नहीं देती। अहमद को देखे कब का सो चुका और एक ये मोहतरमा है। इसने इसे गोद में लटाया और धीरे से पैर हिलाने लगी। आपको नींद नहीं आ रही? वो खुद पर जमी इसकी निगाह महसूस कर चुकी थी। नहीं, नींद का खुमार इसकी आंखों से यहाँ था। वो फिर भी मुनकर होता नफ़ी में सर लागे कि रात के इस पहर से आसमानों के तारों तले ज़मीनी चांद को तकते हुए वो पूरी रात भी जाग कर गुजार सकता था। मैं तो नींद भगाने के चक्कर लिए यहाँ चली गई। ज़रा सी आंख लगती नहीं कि चीख उठती है। नज़र झुकाए वो मौतर के बालों में उंगलियां फेरी थी। वो समझने लगी थी कि वो बुझने लगी थी उसैद की खामोशी से। इसकी खामोशी से अकस करती इसकी लाताल्लुकी से, इसकी लंबी लंबी बातों के जवाब में एक आध जुमले मिलने वाले इसके जवाब, इसकी संजीदगी, इसकी बेजारी, इसका लिया दिया रहने वाला अंदाज, जहन और दिल में खुप कर रह जाने वाली अम्मी की इस बात ने इसके देखने, इसके सोचने का नजरिया बदल डाला। वो उसैद की खामोश नज़रों में छुपे अनगन पैगामात पढ़ ही नहीं पाई थी। इसके मजाज, इसकी फितरत तक पहुंच ही नहीं पाई थी। याद था तो सिर्फ इतना कि उसैद को अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए, अपने लिए बीवी नहीं। और फिर अजीब सी बेकली होती थी जो दिल का हादा कर रही थी। आप इतना कम कम क्यों बोलते हैं? इससे रहा नहीं किया था पिलाकर। वो जिसे देखने में महफ था, हैरान सा हो गया। नहीं, मैं कम कम तो नहीं बोलता। वो इसे बेमौका सवाल की वजह यकीनन समझ नहीं आई थी। अच्छा, फिर मुझे कम सुनने की बीमारी होगी? इसके लहजे में चुभन सी दर आई। मुझे तो लगता है मैंने अब ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। वो हल्के से मुस्कुराते हुए खींच कर इसके करीब बैठ गया। पहले तो इतना भी नहीं बोलता था, तुम तो जानती हो। नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे भला क्या पता आप अपनी पहली बीवी से कितनी बातें करते हो। शुरू के दिनों में इन बातों की तरफ इसका ध्यान भी नहीं जाता था, मगर अब बहुत कुछ ऐसा था जो इसे बेचैन करने लगा था। मेहरू, इसकी खामोशी पर उसैद ने पुकारा, मगर इसने नज़र उठाकर इसकी सिमनी देखा। चुप क्यों होगी? तुम्हें मेरे ना बोलने का शिकवा है? तो चलो आज बहुत सारी बातें किए देते हैं। शगुफ्तगी से कहते हुए इसके झुके सर को देखने लगा। तो आप सिर्फ मेरी शिकायत दूर करने के लिए मुझसे बातें करेंगे कि मैं कोई बच्ची हूँ जिसकी नाराज़गी दूर करने के लिए इसे लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाए? वो और सुलगी पर मुश्किल किसी तासर को चेहरे पर आने से रोकते हुए वो गनूदगी में जाती मौतर को एहतियात से उठाकर उठी। ये कभी सही फिर कभी सही ये सो गई है, मैं इसे जाकर लौटाती हूँ। ऐसा ना हो कि फिर से जाग जाए। स्पार्ट लहजे में कहते हुए बिना इसकी तरफ देखे चली है। वो इसे रोक भी नहीं पाया था। चलो, वो अपना गरेज दे भी चाहता अपने गरेज चाहे बैठे रहो दोनों जने। मौतर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसे मोशंस हो रहे थे। एक ही दिन में वो जैसे नुचड़ कर रह गई थी और इससे लामहौला इसकी तबीयत पर भी असर पड़ा था। वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि मेहरू को कोई काम नहीं करने दे रही थी। इस दिन इसने नाश्ता भी इसे गोद में लिए जैसे तैसे बनाया और इसे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उसैद को ऑफिस से जल्दी आने की ताकीद की। उसैद के जाने के बाद इसने मौतर को सुलाया और सफाई के बाद पटालते हुए पहले मौतर के कपड़े धोने खड़ी होगी। अहमद ने भी स्कूल जाना शुरू नहीं किया था। उसैद इन दिनों इसके लिए किसी अच्छे स्कूल की तलाश में था जो घर से भी करीब पड़ता, और अहमद इन फरागत के दिनों को खूब खेल कूद में गुजारा था। सामने के फ्लैट में जो फैमिली थी, इनके 2 बच्चों से इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। कभी उसके घर चला जाता तो कभी वो यहाँ चले आते। इस वक्त भी लाउंज में इन्होंने अच्छी हड़बोंग मचाई हुई थी। टीवी भी ऑन था। कुछ अपने ख्यालों में खोई कुछ टीवी की बुलंद आवाज़ से अंदाज़ा नहीं हो सके वो कब घर से निकल गए। काफ़ी देर बाद जब वो गैलरी का दरवाज़ा खोलकर लाउंज में आई तो टीवी लाउंज खाली पाया था। अहमद, रिमोट उठाकर टीवी ऑफ करते हुए इसने अहमद को आवाज़ दी। अहमद, कहाँ हो? बारी बारी दोनों कमरों में झांकते हुए इसे ख्याल आया कि शायद आलम और आसिम के साथ बाहर निकल गया। भाभी, जल्दी से दरवाजे पर इसने सामने वाली खातून को पुकारा। इनका दरवाज़ा खुला था, इसलिए वो दूसरी पुकार पर सामने आ मौजूद हुई। अहमद आपके पास है? इसने देखते दरियाफ्त किया। नहीं तो, इन्होंने नफ़ी में सर ला। तो क्या वो आसिम के साथ नहीं आया? इन्हें इतना इलम देखकर मेहरू का दिल डूबा। आलम तो काफ़ी देर पहले घर आ गया तो आसिम अभी भी आया, मगर अहमद तो इनके साथ नहीं था। रुको, मैं तो पूछती हूँ। आसिम, आसिम यहाँ हो।
वो खुद भी कुछ परेशान सी हो गई। इनके दोनों बेटे जुड़वा थे और थे भी अहमद के हमउम्र। इनमें कितनी समझ कहाँ थी। माँ ने पूछा तो वो गूंगा होकर इनकी सूरत देखने लगे। अहमद कहाँ है बेटा, प्लीज़ बताओ। इसका लहजा कांप रहा था। ओ आइसक्रीम वाले अंकल के साथ गया था। आसिम ने जुबान खोलते हुए माँ की तरफ देखा। कहाँ कहाँ गया था। ओ खुदाया, इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। शायद शायद वो आइसक्रीम वाले के पीछे गया। तुम परेशान मत हो महरू, मेरा देवर अभी भी घर है, मैं इसे ढूंढने भेज देती हूँ। वो यहीं कहीं होगा, गेट पर गार्ड होते हैं, वो बाहर नहीं जा सकता। हुमा भाभी ने इसकी हरासा सूरत देखकर तसल्ली दी। उड़ी हुई रंगत के साथ वो वहीं बैठ गई। दिल में उसैद को फ़ोन करने का ख्याल है, मगर फिर छटक दिया। हुमा भाभी के देवर अभी से घर ले आता, फिर फजूल में उसैद को परेशान करने का क्या फ़ायदा। भाभी ने ठीक कहा था, गार्ड की नज़रों में आए बगैर तो वो गेट से बाहर नहीं जा सकता था। वो खुद को तिफल तसल्लियाँ दे रही थी। इसी वक्त मोहतर के रोने की आवाज़ आई तो इसे अंदर आना पड़ा। मोहतर को गोद में लिए बालकनी में आ खड़ी हुई। तभी इसने हुमा भाभी के देवर को आसिम समेत आते देखा, मगर अहमद इनके हमरा कहीं नहीं था। इसके हाथों पैरों से जान निकली थी। लरसते हाथों से उसने हाथ में पकड़े सेल फ़ोन से उसैद को कॉल मिलाई। उसैद प्लीज़ घर आ जाइए। वो इसकी घबराई हुई बात सुनकर ही बौखला गया। क्या हुआ महरू, मोहतर ठीक है। सुबह तो इसकी फ़िक्र से घर से निकला था। हाँ मगर अहमद नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। वो रो पड़ी थी। क्या, वो चिल्ला उठा। कहाँ चला गया, घर से निकला कैसे। मुझे नहीं पता, मैं काम करी थी, समझी आसिम के साथ होगा, मगर इन दोनों के साथ भी नहीं है। हुमा भाभी का देवर भी ढूंढ कर आ गया, इससे भी नहीं मिला। प्लीज़ उसैद आप अभी इसी वक्त घर आ जाइए। रोना बंद करो महरू, मैं आ रहा हूँ। इसने संजीदगी से कहते हुए फ़ोन बंद किया। वो बिखरते सांप को संभाले दूसरा नंबर मिलाने लगी। मुझे समझ में नहीं आता, इतना छोटा सा बच्चा इतनी देर में कहाँ गया, और गेट पर खड़ा गार्ड क्या सो रहा था। अब्बू गुस्से भरे लहजे में कह रहे थे। इसने घर फ़ोन करके अम्मी को आने के लिए कहा था और कुछ ही देर में वो लोग दौड़े दौड़े आए। इनके हमरा चची और सरमत भी थे। उसैद के साथ इसके कुछ दोस्त भी चले और इन्होंने इस पूरे इलाके में तलाश शुरू कर दी। गार्ड ने शर्मिंदगी से आ रही अल्फाज में लाइलमी का इजहार किया। इनके मुताबिक वो आने जाने वालों की चेकिंग पर मरमूर था। घर दिन में 20 बच्चे कभी स्कूल कभी मदरसे के लिए गेट से गुजरते थे। वो हर एक पर नजर नहीं रख सकता, ये वालिदैन की अपनी जिम्मेदारी थी। मैं कभी से घर से निकलने नहीं देती, नीचे तो वो जाता ही नहीं है। आज कुछ देर के लिए मेरा ध्यान बटा और पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा वो। तो अगर हम कुछ देर के लिए भी इसकी नज़र से ओझल लो तो रो पड़ता है। अब क्या हाल होगा इसका। मैं तो सुबह मोहतर में उलझी से नाश्ता भी ठीक से नहीं करवा पाई थी। वो रो रो कर पागल हो रही थी। दिल में तरह तरह के वस्फे से दहला रहे थे। इसकी हालत ख़राब हुई जा रही थी और चिड़चिड़ी मोहतर हालात की संगीनी से बेखबर इससे यूँ चिमटी हुई थी कि समिया को उठाने पर इसे चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। खुदा खैर करेगा महरू, यूँ हाथ पैर मत छोड़ो, उठकर नमाज़ पढ़कर दुआ मांगो। बमुश्किल खुद को संभाले अम्मी ने नरमी से समझाया। हाँ खुदा ही खैर करे और जल्दी से इसे खैर खैरियत से ढूंढ लाए, वरना लोग तो यही कहेंगे कि सौतेली माँ थी, हिफाजत नहीं कर पाई। चची ने कहा था। वो एकदम चौंक सी गई। ये क्या कह रही थी चची, इसे तो सिर्फ अहमद की फिक्र थी, इस बात की तरफ तो इसका ध्यान भी नहीं गया था। क्या वाकई से इसके सौतेलेपन का शक करार दिया जाएगा। सौतेली माँ, महरू क्या वाकई। हुमा भाभी जो कुछ देर पहले ही आई थी, इस बात पर बेहद हैरान होकर इसे देखने लगी। महरू ने आज तक इन्हें कुछ नहीं बताया था और इन्हें एहसास तक नहीं हो सका वो हकीकी की बजाय सौतेली हो। वो जवाब देने की बजाय सर झुकाए आंसू पोंछने लगी। क्या मोहतर भी। इसकी गोद में मोहतर को देखते हुए इन्होंने जवाब दोबारा पूछा तो इसने इस बात में सर ला दिया। वो अजीब सी नज़रों से उसे देखने लगी। ये एक इत्तफाक़ था कि दोपहर में मामी का फ़ोन आ गया, इन्होंने कुछ खबर नहीं थी, मगर महरू खुद पर काबू नहीं रख पाई। इसका जो वावेला शुरू हुआ तो इनके हर जुमले पर इसकी रंगत जद पड़ती जा रही थी। अम्मी ने आकर इसकी हालत देखी तो इसके हाथ से रिसीवर ले लिया और यही वक्त था जब वो सत्था में बैठी थी। उसैद और सरमत घर में दाखिल हुए तो उसैद के बाजू में दुबके डरे सहमे अहमद पर नज़र पड़ते वो तड़प कर उठ खड़ी हुई। अहमद मेरा बेटा। लपक कर इसके पास आते हुए इसे बाहों में लेकर बेतहाशा चूमती चलेगी। रो रो कर अहमद का हाल भी ख़राब हो चुका था। चेहरे पर आंसुओं के निशानात सबत थे। छोटी छोटी आंखें रोने से मजीद चुन्नी मुन्नी हो गई थी। ये कहाँ तक, कहाँ से मिला। सभी की जान में जान आ गई। सभी इसके गिर्द इकट्ठे हो गए। यहाँ से बहुत दूर। मैं तो हैरान हूँ, ये वहाँ गया कैसे। वहीं पर किसी को मिला तो उन्होंने मस्जिद में पहुँचा दिया। मौलवी साहब का इलानात भी करवा चुके थे। थैंक गॉड कि हमें रास्ते में वहाँ पहुँचने का ख्याल आ गया, वरना हम तो पुलिस स्टेशन जा रहे थे। सरमत बता रहा था और सभी ने मुख्तलिफ अंदाज में शुक्र के कलमात अदा किए। खुदा का लाख लाख शुक्र है किसी गलत हाथों में नहीं पड़ा, वरना आजकल क्या कुछ सुनने को नहीं मिलता। चची की बात पर वो काम करेगी। बेख्तियारी खुद से चिमटे। अहमद को देखा, इसका डर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। अहमद इतनी दूर क्यों चले गए थे बेटा, मामा ने मना किया था नीचे नीचे नहीं जाना। इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए इसका लहजा भरा। डरा कर रखती है हम सबको। समिया ने पास बैठते हुए इसके बाल बिगाड़े। इसने एक नज़र उसैद पर डाली। इसका सर में सलसल बच रहा था। वो समझ के अब इसके घर वाले इससे मामला जानने की कोशिश करेंगे। इसके सर का सदका उतार देना महरू और उठकर शुक्राने के नफल भी अदा कर लो। अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया। अम्मी ने उठते हुए ताकीद की थी। उसने चौंक कर इस बात में सर हिला दिया। अम्मी को तुमने बताया था। रात को सबके जाने के बाद जब वो बच्चों को सुला रही थी, उसैद ने बेड के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछा था। इसने सोते हुए अहमद के सर हाथ से अपना हाथ निकाला। वो भी तक इतनी गहरी यकीनी कैफियत का शिकार था कि सोने तक इसने महरू का हाथ अपने हाथ में जकड़ रखा था। इन्होंने आपसे क्या कहा, स्पाट लहजे में पूछते हुए इसकी आंखों में तनाव सा बिखरा। उसे ठिठक सा गया इसके अंदाज पर, मगर इसने इसका सवाल अनसुना कर दिया। वो लोग परेशान होते इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इन्हें पता चले, मगर मैंने बता दिया। बहुत अच्छा किया, इससे कम से कम मुझे अपनी औकात तो पता चली। इसका लहजा चटका था। उसैद ने परेशान होकर इसके अखट तेवर देखे। शायद इसे भी एहसास हो कि खुद पर काबू पाते हुए इसने एक नज़र मोहतर अहमद पर डाली, फिर एक झटके से उठकर बाहर चली गई। महरू क्या बात है, उसैद ने पीछे आकर इसे बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए पूछा। आप कह नहीं रहे, मगर आपको भी यही लग रहा होगा ना कि अपने घर वालों की तरह कि ये मेरी गलती, सुबह मैं लापरवाह, मेरा सौतेलापन मुझे दिल से इनकी फ़िक्र करने नहीं देता।
भीगे लहजे में कहते हुए इसने उसैद को कई झटकों से दो चार किया। फक्का बक्का होकर इसकी सूरत देख कहता है, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, तुम्हें ऐसा लगता है? इसने बेयकीनी से दरियाफ्त किया। सब सोचते हैं, सब सोचेंगे। जब भी कभी मेरी कोई मामूली सी गलती भी पकड़ में आएगी तब मुझे यही ताना सुनने को मिलेगा। वो दिल गिरफ्तगी से कह रही थी। अम्मी ने कुछ कहा तुमसे? वो समझ चुका था फिर भी धीरे से पूछने लगा। अनजान मत बनिए, यकीनन इन्होंने आपसे भी वही सब कहा होगा जो इन्होंने मुझसे कहा। मैं सगी नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैंने कौन सी कमी की है? वो तो यहाँ नहीं है, इन्हें क्या पता? बल्कि किसी को भी क्या पता, लोगों को बस इल्ज़ामात आयद करने आते हैं। आज इन्होंने कहा, कल को ये सब कहेंगे। और क्या होगा अगर एक दिन ये बच्चे ही आकर मेरी मोहब्बत, मेरी मेहनत, मेरा खलूस, मेरी सारी ख्वारियाँ मिट्टी में मिला दे और मुझे मेरी औकात याद दिलाने लगे। आज के वाक़े ने पहले तो एक तरह इसके दिलो दिमाग की चोलें हिला दी थी और इसके बाद इसके तन मन को अपने लपेट में लेने वाले तूफान ने इसका चैन और सुकून तहत बाला कर दिया। वो बिलाकर थक गई थी और थक कर फट पड़ी थी। अम्मी ने कहा था खुद से सौतेली माँ का टैग हटाने के लिए सगी माँ से बढ़कर बनो। मैंने सोचा मैं खुद को मिटा दूंगी, मगर कभी इन बच्चों को ये महसूस नहीं होने दूंगी कि इन्हें मैंने जन्म नहीं दिया। मैंने कोई कमी, कोई महरूमी महसूस नहीं होने दूंगी। मगर अब पता चल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी जान भी दे दूँ तो रहूँगी सुतेली। मैं डर डर कर इन्हें डपटूँ, सख्ती करूँ या प्यार करूँ। मेरी ज़रा सी भूल और मेरे मुँह पर पड़ने वाला तमाचा जैसे आज पड़ा। जिस फैसले को निभाते निभाते वो उसे करने की वजह तक भूल गई थी, अब एकदम से बहुत कुछ याद आने लगा। आप नहीं जानते या शायद जानते हो कि मामी ने आज मुझसे क्या कुछ कहा। मैं इनकी तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं हूँ, इन्हें मुझसे इस तरह बात जवाबदेही करने का कोई हक नहीं था। अहमद मेरा भी बेटा था। तकलीफ़ जैसे भी हो रही थी, परेशान मैं भी थी, मगर वो मुझसे इस तरह से बात करी थी जैसे अहमद मेरी वजह से खोया, बल्कि इसे मैंने कहीं गायब करवा दिया। शायद वो हक बजाने थी, मैं इस काबिल हूँ। मेरी गलती यह है कि मैंने खुद अपने मुँह से आपसे शादी की बात की। मैंने खुद ही खुद को पेश किया। ये मेरी कमज़ोरी या मजबूरी नहीं, बल्कि अब मेरे इस अमल को किसी और तरह से देखा जा रहा है और मैं ये सब बर्दाश्त करने की आदी नहीं हूँ। एक के बाद एक ख्याल आ रहा था, इसे और तकलीफ में इजाफा होता जा रहा था। वरना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर होगी कि इसे क्या मिला। सुख चैन हराम करके दिन रात की तमीज़ भुलाई इतने अरसे की इस कड़ी मशक्क़त में इसे क्या मिला। ये ठीक था कि फैसला इसका अपना था, मगर जोश में आकर उठाए अपने इस कदम के ये नताइज तो इसने सोचे ही नहीं थे। उसे आज खामोशी से देखते हुए दिल की भड़ास निकालने का मौका दे रहा था। इसने एक बार भी बीच में से टोकने की कोशिश नहीं की, जब तक वो खुद ही बोल बोल कर थक नहीं गई। तुम्हें इतना फ़र्क पड़ता है महरू, लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? तुम्हारी ज़िंदगी के तमाम अहम मामले क्या एक ख्याल के ज़रिए से तक मिल पाते हैं? धीरे से इसे मुखातिब करते हुए सैयद ने इसका सर आंखों से देखा। क्या मुझसे शादी का फैसला भी तुमने इन तमाम लोगों से पूछ कर किया था, जिनके तानों, जिनकी बातों का खौफ तुम्हें इस वक्त सता रहा है? मैं सवाल पूछ रहा था, मैं नज़र चुकाए लब काटने लगी। मुझे तो इस बात का पता भी बाद में चला कि मुझसे शादी का फैसला तुम्हारा अपना है। मैं तो यही समझ रहा था कि पप्पा ने अपने भतीजे पर एहसान किया और मैं यही सोच रहा था कि मैं इसे चुकाऊंगा कैसे। मैंने शादी न करने का फैसला किया था। मुझे भी ये डर था कि कोई गैर औरत आकर मेरे बच्चों को माँ का प्यार क्यों देगी। खलूस और बेगर्जी से गुंदा ये रिश्ता जो सिर्फ़ और सिर्फ एसार का मतकाजी है, कोई क्यों मेरे बच्चों से इस्तेवार करना पसंद करेगी। जब पप्पा ने मुझसे बात की तो मुझे हैरत हुई। तुम मुझ जैसा शख्स डिज़र्व नहीं करती थी। इस बात पर मेहरू ने सर उठाकर इसे देखा। वो अपनी बात जारी रखे हुए था। अगर इस वक्त मैं तुमसे बात न करता तो मैं ज़रा सोचे बगैर खुद ही इनकार कर देता, मगर तुमने मेरे तमाम अंदेशे गलत साबित किए महरू। तुमने मुझे, मेरे बच्चों को वो दिया कि मैं चाहूँ तो भी कभी तुम्हारा ये कर्ज नहीं चुका सकता। मुझे लोगों से कोई गर्ज नहीं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ना रखो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरी बीवी, मेरे बच्चों की माँ। तुम मेरे डांट टपट करो, सख्ती करो या मारो, सगी और सौतेली की बहस से कता नज़र। तुम्हें अपने हर अमल पर यह सोचने की ज़रूरत नहीं कि इसे किस खाते में डाला जाएगा। वो तुम्हारे भी बच्चे और एक माँ होने के नाते इनकी परवरिश, इनकी तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके लिए तुम किसी को जवाबदेह नहीं हो, मुझे भी नहीं महरू। इसका वजूद लरस रहा था। उसे ऐतने से शानों से थामा। वो खुद पर एतबार खो बैठी थी। बेख्तियारी इसके शाने पर सरकते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। उसे ऐत ने बेहद नरमी से अपने हसार में कैद किया। और आज मैं तुम्हारे सामने एतराफ़ करने में कोई यार महसूस नहीं करूँगा कि तुम मेरी ज़िंदगी में खुदा का सबसे हसीन तोहफ़ा बनकर शामिल हुई, जिसे इसने सबसे बचाकर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए संभाल कर रखा था, जिसका शुक्र मैं इस ज़िंदगी में तो अदा करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसने क्या कहा था? मेरू रोना भूलकर एकटक इसे देखेगी। इसकी गहरी आंखों में जज्बे कंदीलों की मानद जल उठे थे। मैं नहीं जानता तुम्हारे इस फैसले का सबब क्या, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमें इस तरह मिलना था और फिर चाहे तुम मुझ तक आने के लिए कोई भी राह चुनती। ये इतराफ़ नहीं था, कुछ जादू था जो इस पर फूंक कर इसके मुर्दा तन में जान डाल गया था। इसकी आंखें फिर से भर आने लगीं। तुम इस बात पर चलने कुड़ने की बजाय क्या कोई कह रहा है? सिर्फ एक बार मेरे बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोच लिया करो। ये दुनिया है महरू, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं जीता, ना किसी को जीते हुए देख सकता है। लोग जो चाहे कहते रहे, तुम सिर्फ ये याद रखो कि तुम हमारे लिए क्या हो। हमारी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं, तुम हमारे लिए हमारा सब कुछ हो। वाशका अल्फाज में इसकी हैसियत बताता वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो जो चुप सी बैठी थी, चौंक कर सर उठाते हुए इसे देखने लगी। कभी कभी कोई हादसा ज़िंदगी बदल कर रख देता। वो नहीं जानती थी कि जिस बाइस वो इतनी मायूस और दिल गिरफ्तार हो, ये वही हादसा इसकी झोली को इस हद तक भी भर सकता है। इसे किसी सिले की तमन्ना नहीं थी, इसे सराहे जाने की भी कोई ख्वाहिश नहीं थी। अपनी मर्जी से कैसे इस फैसले को वो दिलो जान से अपना फ़र्ज समझ कर निभा रही थी, मगर आज उस आयत ने जिस तरह खुले दिल से इसकी रियासतों का एतराफ़ करके इसकी ज़ात को मौत पर किया था, शुक्र और शर्मिंदगी से लबरेज अंदरूनी जज्बात उमड़ उमड़ कर इसे जलथल करने लगे थे। वो कितनी जल्दी मायूस हो गई थी, कितनी जल्दी थक गई थी। इतने कम अरसे में इसे खुद को मजबूत रखना नहीं आया था। इसने उस आयत को ही बावर करवा दिया कि वो अपने किए फैसले पर पछता रही है। इसने एक बार फिर जज्बातियत से काम लिया।
इससे पहले कि उसे आने के लिए बढ़ता फीकी पलके उठाते हुए उसने बेख्तियार इसका हाथ थाम लिया। मुआद इस शख्स को जाने नहीं दे सकती थी। वो फिर से पछताने का अपने लिए एक नया आज़ार मोल नहीं ले सकती थी कि वो भी इसके लिए खुदा का तोहफा ही था जो बिल्कुल सही वक्त पर आकर इसकी ज़िंदगी संवार गया। उसैद ने चौंक कर अपने हाथ पर इसके नाजुक से हाथ की गिरफ्त को देखा। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो उठकर इसके सामने आ खड़ी हुई। मैं सुनने को मुंतज़िर हूँ। सैयद ने इस हाथों पर अपनी गिरफ्त कायम कर ली और अब्बा और इसके चेहरे पर फैली कशमकश देख रहा था। पहले तो माजरत और फिर इसे कहने को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। आगे कहो महरू। इसने हौले से इसके गदास हाथ को दबाया। शुक्रिया। इसे यही लफ्ज़ सबसे बेहतरीन लगा। माजरत किस लिए और शुक्रिया को वह मुबहम सी मुस्कुराहट से वजाहत चाह रहा था। मैंने क्या कुछ कह डाला बिना सोचे समझे। मैंने ज़रूरी जज्बातियत का मुजाहरा किया जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी, मगर मैंने वह सब कुछ दिल से नहीं कहा था। यकीन मानिए आज पूरा दिन मेरे साथ जिस कदर कशीदा ने शायद ये इसका असर था और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। इतनी लंबी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि तुम्हें तो माजरत करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये बिल्कुल फितरी अदमल था और इसके लिए मेरे नज़दीक तुम कहीं भी कसूरवार नहीं। उसैद ने नरमी से कहते हुए इसके चेहरे उठाए वो अपनी गुलाबी होती आंखों से उसे देखने लगे। और शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे बताने के लिए कि मेरा आपकी ज़िंदगी में आना हमारे मिलने की हर वजह से बड़ा है। मेरी ज़ात अहम है, मेरा आपके लिए होना अहम है, और इस एक सच्चाई के आगे बाकी सब कुछ हेज है। इसकी खूबसूरत आंखों की खामोशी बोल उठी थी और मुंतज़िर उसैद से देखता चला गया। महरू, तुमने शुक्रिया को कहा था? वो इसकी ज़ुबान से सुनने का तमन्ना ही था। महरू पल भर को चुप हुई थी और तब जब वो लब खोलने लगी मुअत्तर के रोने की आवाज़ आई। वो चौंकी, फिर इसके हाथों में दबे अपने हाथों को देखा। इसीलिए धीरे से मुस्कुराकर कहते वो हाथ छुड़ाकर अंदर चली आई। उसैद के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट ठहरी। जज्बे आज कामिल होकर इसके दिल और दुनिया मुनव्वर करके वो जानता था कि इस रोशनी में आने वाला हर रास्ता उजला और आने वाला हर मंजर रोशन था। ये उसकी उम्मीद भी थी और इसके सच्चे जज्बों का यकीन भी था। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल नेम इज़ किधर गया? नावल नेम इज़ रास्ता ठहर जाए। रास्ता ठहर जाए, रिटन बाय आयशा नसीर। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। जल्दी से कमेंट सेशन की तरफ चलते क्योंकि मैंने आपको जल्दी से एपिसोड भी देनी है। ताहा दिल वालेकुम अस्सलाम, जिसमें रोज़ाना कमेंट करती हूँ। ब्यूटीफुल स्टोरी नाइस नावल। हाँ जी, मुझे आपका तो पता है, आप डेली कमेंट करती हैं, आप ऐसे कमेंट करती रहा करें। आसिम शेख, थैंक्स, वेलकम। और वाला नावल में आपकी आवाज़ आ गई थी और आपकी रोज़ रोज़ की धमकियों की वजह से अब तो मैं डेली कमेंट कर रही हूँ। और औरों की वजह से हमें भी एक ही एपिसोड मिलेगी। बस वो कहते हैं ना कि जब मेजॉरिटी की वजह से दूसरे लोग भी पिस जाते हैं। तो कोई नहीं, आप मेरी धमकियों के खौफ से डेली करती रहा करें कमेंट। रेहान वालेकुम अस्सलाम। मलिक सबा का कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम। नावल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग में अपने कज़न के आने का सुनकर महरू की कंडीशन, उसका जेलस होना। वैसे वो अपने कज़न से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ थी उसको आने पर इसका रिएक्शन। बस वो दो आदमी बेजार हुई पई सी। और फिर अगर तो रामेश की बात करें तो फिर उस पर तो उसका रिएक्शन वैसा बनता था। और फिर जब उसैद ने उससे हाल पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? अच्छा, उसैद की बात करी, उसैद तो वैसे सड़ी हुई थी, बट बहुत से लोगों से ज़्यादा अच्छी हूँ महरू। इसलिए उससे बेचारे से बात करी थी कि उसने शादी कर ली थी अपनी माँ के कहने पर। महरू के रूम में जब वो आया था तब महरू ने उससे अच्छी खासी बदतमीज़ी की। वो उसैद नहीं आया था, रामेश आया था। लेकिन उसैद की वाइफ को भी महरू से जेलस होती है। जब भी उसे पता चला था उसैद महरू को पसंद करता है, लेकिन फिर उससे बेचारे की डेथ होगी। वहाँ से नावल दुखी था। हाँ, वहाँ पे उसकी डेथ अचानक ही हुई ना। उस टाइम बेचारे उसैद की कंडीशन, वो छोटी सी बच्ची, उसे नींदर लेके जाने का बोल रही थी, लेकिन उसैद ने तो पहले तो इनकार कर दिया, फिर नींदर के ज़रा कहने पे वो मान गया। हाँ, संभाली नहीं जानी थी बेटी उसे। उसैद महरू से शादी की बात कर रहा था, लेकिन महरू ने इनकार कर दिया। उसैद नहीं कर रहा था, वो रामेश था। आप उसैद और रामेश को कंफ्यूज कर रही हो। जो अमर उसैद का सीन था बहुत दुखी था। हाँ, वो वाला तो दुखी था। जब महरू की फैमिली वालों ने उससे बात की शादी की, तब उसका रिएक्शन, वो तो एंड तक इनकार करी थी, लेकिन मुझे लगता है कि हो जाएगी इसकी शादी आज वाले एपिसोड में। हाँ, हो गई थी, लेकिन उधर नहीं हुई, रामेश के साथ नहीं हुई, इस उसैद के साथ हो गई है। बाकी रिस्पॉन्स कम था, आपने एक ही एपिसोड कर दिया। आपने सही किया एक एपिसोड करके। आहो यार, एक दिन में अभी देख लें। अभी से जो फर्स्ट एपिसोड पे वो रिस्पांस सही है। एक एपिसोड दे रही तो रिस्पांस सेट हो गया। तो बस अभी एक एपिसोड पे भी वैसे रिस्पांस रखना है, नहीं तो मैं एपिसोड भी आधे घंटे दी कर देनी है। मैंने तो तापी बड़ी चढ़ी हुई है। अच्छा, उमर बलोच, चापी वेरी वेरी गुड, थैंक यू। सायरा रियाज वेरी नाइस। एंड आपके साथ कमेंट मज़ीद इंटरेस्टिंग बना देते हैं, आपके साथ कमेंट्स मज़ीद इंटरेस्टिंग बना देते हैं नावल को। थैंक यू। मुबशरा काशी वेरी वेरी गुड। ताहा दिल प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से प्लीज़। यार रिकॉर्डिंग कर लिए, बस आज मैं थोड़ा लेट हो गई। सर इकबाल, अच्छा नावल लग रहा है। अच्छा जी। तमीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नावल का फर्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत ही अच्छी है। लॉन्ग नावल नहीं, ये शॉर्ट था, अभी एंड हो गया। कितनी एपिसोड 2 ही हैं।
अभी मेरा नावल भी याद है, आपको मिला, आपको मैंने वो नेम मुझे मिल गया उसका, बाकी मैं उसको आज देखती हूँ इंशाल्लाह। वो भी ढूंढते हैं, उसको भी सेटअप बनाते हैं कोई। बहुत अच्छा है वो नावल, सबको पसंद आएगा। प्लीज़ अपलोड कर दे वो नावल जब टाइम मिले तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, आमीन, दुआओं में याद रखें। जी तो गाइस यहाँ पे कमेंट सेशन भी इख्तिताम को पहुँचे और एपिसोड भी अपने इख्तिताम को पहुँची। तो मुझे इजाज़त दें ताकि मैं जल्दी से आपका एपिसोड दे सकूँ इंशाल्लाह। कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और रिस्पॉन्स बेहतर से बेहतरीन बनाएं। तो मुझे अल्लाह हाफिज़।